हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आपकी कहानी वाली दीदी आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आ गई है जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और नई कहानी। और कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको पुरानी कहानियाँ देखना पसंद है तो आप अपने चैनल कहानी वाली दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नवाबदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। मेरी माधव अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह, उसके बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान, बड़ा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सुबह उठकर पी जाता। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उसका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उसका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्रायः खरर की सुरीली कर मधु सुनाई देती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह वसुधा जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उसका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का हिस्सा बनते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिक का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के 2 वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कहे तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियायत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़, फानूस, अंधेरी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, यहाँ सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार और चित्त प्रतिभावादी पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का सिर पर कर्ज हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नगरी प्राचीन का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया।
आनंदी अपने नए घर में गई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाइम से उसे बचपन से ही आदत थी रहने की, वह यहाँ नाम मात्र की भी नहीं थी। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहती तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भरना था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सब घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी लाया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा घी, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियाँ सह लेगी, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुँह फेंकर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना नित्य घी नाई का हार खा जाता है मेरे। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़कर खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इनका मजा चखाते। अब अपर उद्धर ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। खड़ाऊँ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आ गई, खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पर पुरुष तत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बात देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आ गए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायती उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गया। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ दिखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका दूसरा पार्ट भी समय से सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद साथियों।